हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पोएम नसीम एजिकल की एंटरप्राइज। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को यहीं पे छोड़ा था। हम यहाँ पे पढ़ते हुए हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको समरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियोज एक साथ भी देख सकते हो आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। और पोएम वाला वीडियो आप अलग से देख सकते हो, ताकि क्योंकि पोएम मिक्सअप नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे। तो एक एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एक ऐसी यात्रा का वर्णन है जिसमें कुछ लोगों का समूह एक तीर्थ स्थान पे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कहीं पे वो तीर्थ स्थान पे वो कहीं पे जा रहे हैं, तो एक ये ऐसी यात्रा का समूह है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था आपको इंट्रोडक्शन, पोएम की इंट्रोडक्शन में, कि यात्रा होती है कि एक यात्रा ऐसी होती है कि हम एक ख्वाहिश लेके आगे बढ़ते रहते हैं कि हमारा हमारा ये होगा, हमारा वो हो जाए। तो ऐसी ख्वाहिशें जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में हम हमारी ज़िंदगी के वो पल भूल जाते हैं जो हमें जीने चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्राइज ऐसी एक कविता है जिसमें पोएट ने एक तरीके से ये दिखाया है कि जिंदगी के जो असली जो जिंदगी है वो अपने में ही है। वो जहाँ तुम जैसे जी रहे हो उसी में है। ज़्यादा पाने की ख्वाहिश में आप वो चीज़ भूल जाते हो जो आपको ज़रूरी है, जो आपके जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें। In this poem, a group of peoples undertake a pilgrimage moved by noble expectations, but it ends in failure and results in frustration. ठीक है, क्या कहा जा रहा है? इस कविता के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के, कुछ मनुष्यों का एक ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप है। अंडरटेक ए पिलग्रिम, पिलग्रिम्स होता है तीर्थ स्थान। ठीक है, एक कुछ लोगों का एक ग्रुप एक तीर्थ स्थान के लिए निकला है। क्या लेके? बाय नोबल एक्सप्रेशन, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लेके, बहुत सारी उम्मीदें लेके एक कुछ लोगों का ग्रुप है जो अपने एक किसी तीर्थ स्थान पे निकला है। बट इट एंड, लेकिन इसका अंत कैसा होता है? फेलियर, मतलब इसका अंत फ्रस्ट्रेशन, इसका रिजल्ट जो है निराशापूर्ण होता है और फेलियर टाइप का होता है, क्योंकि जिन आशाओं को लेके वो निकले वो आशाएं उनकी पूरी नहीं होती है। तो इसका एंड कैसा होता है? एंड इसका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पोएम में जो हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपुल जो एक तीर्थ स्थान के लिए निकला है, तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग भी एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हम एक जीवन की यात्रा पे निकले हुए हैं। ठीक है, हम उम्मीदों को लेके निकले हुए हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को लेके निकले हुए हैं कि हम लाइफ में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पाने की ख्वाहिश में हमारे पास जो जो अभी खुशियां हैं हम उसको भी खो देते हैं। ठीक है, तो इस पोएम का भी ऐसा ही कुछ मतलब है। रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन, दिस इज अ कॉमन थिंग विथ ऑल ह्यूमन अटेम्प्ट्स एट सम नोबल अचीवमेंट। ठीक है, कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि हर प्रत्येक आदमी अपने जीवन में एक अच्छी सी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। कि ये एक कोई, मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं मेरी लाइफ में एक नोबल अचीवमेंट हासिल करूं। ठीक है, दीज सिटी पीपुल, ये शहरी लोग भी, हैव हाई होप्स, ऊंची आशाओं के साथ, एंड आइडियाज, आइडल्स, दे डू नॉट माइंड द हैवी बर्डन। ठीक है, इसी तरीके से ये लोग भी एक ऊंची आशाओं के साथ और अपने ऊपर एक हैवी बर्डन लेके वो लोग भी निकले हैं उसी तरीके से। दे फील श्योर डेट देयर स्ट्रगल विल बी क्रॉन्ड विथ ग्रेट सक्सेस एंड हेरोइक अचीवमेंट। ठीक है, इस तरीके की ये आशाओं के साथ कुछ शहरी लोग, ये लोग भी इस तरीके से निकले हैं और इनको उम्मीद है, क्या है, ये महसूस कर रहे हैं कि इनका जो स्ट्रगल है, इनकी जो मेहनत है, जो ये एक झुंड में जो ये निकले हैं, इनकी जो मेहनत है वो मतलब रंग लाएगी और लास्ट में उनको अच्छा अचीवमेंट मिलेगा, वो सक्सेस हो जाएंगे अपनी इस यात्रा को पूरा करने में। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ देयर जर्नी, अब जब उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी, जब उनकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, मतलब जैसे कि मान लो कि वो घर से निकल चुके हैं, थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में जब वो सेकेंड स्टेज पे पहुंचते हैं, द पिलग्रिम्स हैव टू फेस, द पिलग्रिम्स
हैव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज बट देयर डिटर्मिनेशन मेक्स लाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। क्या बोला जा रहा है कि उनकी यात्रा के जब दूसरे स्टेज में, दूसरे चरण में जब वो पहुंचते हैं तो इन तीर्थ यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, परंतु वे अपने निश्चय से इतने समस्याओं को हल्का और छोटा बना देते हैं, ठीक है। जब शुरू शुरू में कहते हैं ना, शुरू शुरू में बहुत जोश होता है, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो शुरू शुरू में हमारी ख्वाहिशें और हमारा जोश बहुत ऊंचे स्तर पे होता है, हम बहुत मतलब फास्ट काम करते हैं और हम बहुत एक्टिव होके काम करते हैं, और उस टाइम पे हमारे पास कोई छोटी मोटी समस्या भी आती है तो हमें वो हल्की लगती है, छोटी लगती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा है कि जब वो दूसरी चरण में पहुंचे तो उनकी जो वो डिफिकल्टीज जो उनको फेस हुई, जो सामने आई, उन्होंने उन चीज़ों को लाइट ले लिया, हल्के में ले लिया उन प्रॉब्लम्स को, और उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। दे फेस नेचुरल प्रोसेस विच आर टू डिफिकल्ट टू बी सरमाउंटेड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि उसके बाद में उन्होंने कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ, जो नेचुरल जो फोर्स होती हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब जो होती है, तो इनका भी सामना करते हैं और इतनी मुश्किल है कि उन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। दे हैव ए डीप पैशन फॉर सम heroic अचीवमेंट बट द सन बीट डाउन टू मच ओवर रेज। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने, उनका जोश इतना भरा हुआ है कि उन्होंने नेचुरल जो फोर्स है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, वो उनसे भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें इन पे विजय प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है। उनकी जो छोटी मोटी जो उनकी जो डिफिकल्टीज आती है रास्तों में, उन पे तो वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं जो उन पे आ रही है उनको वो नहीं जीत पा रहे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, कुछ लोग तो क्या है, हैव ए डीप पैसन, दे हैव ए डीप पैसन फॉर सम हीरोइक। कुछ लोग तो उनमें हीरो की तरह है, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब परफेक्ट समझ के सोच रहे हैं कि हम तो हर मुसीबत से लड़ जाएंगे और हम उस हर मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। द सन बीट डाउन टू मच ओवर रेंज। अब क्या कहा जा रहा है कि सूरज ने उनकी गर्मी को हरा दिया है, परंतु सूरज ने उनकी गर्मी को हरा दिया है। सूरज की जो किरणें हैं, जो मतलब धूप जो निकल रही है, उसकी वजह से वो हार रहे हैं, वो टूट रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। द हॉट सन इज ए सिंबल ऑफ हॉस्टिल नेचर। जो यहाँ पे हॉट सन है वो किसका सिंबल दिया गया है, विपरीत परिस्थितियों का। जैसे लाइफ की जो परिस्थितियाँ आती हैं, लाइफ में जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो इसी तरीके से इस यात्रा में विपरीत परिस्थिति कौन है, सूरज की किरणें हैं, ठीक है। हमारे जीवन में जब हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं, जब हम सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हमें रोकती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंबल में दिया गया है हॉट सन की जो किरण है वो। हॉरेवर, यद्यपि होप ऑफ फ्यूचर सस्टेन देम, लेकिन फिर भी उनको भविष्य के प्रति आशा और उनको सहारा देती है, लेकिन फिर भी वो टूटते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे। दे कंटिन्यू देयर जर्नी, और वो लगातार अपनी जर्नी स्टार्ट रखते हैं, जो यात्रा उनकी जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे रियल में किसी यात्रा का वर्णन नहीं किया गया है, ये एक ऐसी यात्रा सिंबलाइज की गई है, एक मतलब उदाहरण के तौर पे समझाई गई है, जिस तरीके से हमारे जन्म से लेके मरण तक की जीवन की जो यात्रा होती है, उस चीज को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। द पिलग्रिम्स स्टैंड द डेंजर वेल एंड एबली फेस एंड डिफिकल्टीज। तो क्या कह रहे हैं, जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री जो है वो स्टैंड द डेंजर्स वेल, उन मुसीबतों से बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने वो खड़े होते हैं और फेस करते हैं अलग अलग कठिनाइयों को, योग्यतापूर्ण वो उनका मुकाबला भी करते हैं और वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश अपनी जारी रखते हैं। दे हैव ए क्विस्ट फॉर कॉन्क्विस्ट, ठीक है, और उनको ऐसे लगता है कि वो एक दिन जरूर विजय प्राप्त करेंगे और अपने स्थान पे वहाँ पे जरूर पहुँचेंगे। दे टेक नोट्स ऑफ द थिंग्स अराउंड देम,
ऑफ द थिंग्स बोट एंड सोल्ड बाई द प्रेजेंट्स। क्या कहा जा रहा है, अब वे अपने चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में लिखते हैं। जब वो यात्रा पे जा रहे हैं तो उनको जो अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखती जाती हैं वो उनके बारे में लिखते जाते हैं, और उन चीज़ों के बारे में भी जो कि वो किसानों द्वारा बेची और खरीदी जाती है, और उन चीज़ों के बारे में भी लिख रहे हैं। प्रेजेंट्स मीन्स होता है किसान, जो किसान बेचते हैं और खरीदते हैं उनके बारे में भी वो लिखते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। दे नोट डाउन द वे ऑफ सरपेंट्स एंड गॉड्स। रास्ते में जो उनको बकरियां और सांप वगैरह जो भी उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके जो तौर तरीके हैं वो भी वो नोट करते जा रहे हैं, उनको वो लिखते जा रहे हैं। दे ट्रेवल अक्रॉस द 3 सिटीज वेयर द सेज हैड थॉट। अब वो एक ऐसे शहर से गुजर रहे हैं जहाँ से क्या है, जहाँ से 3 शहरों की यात्रा करते हैं जहाँ पर एक मुनि ने शिक्षा दी थी। ए वेयर स्टेज हैड थॉट मीन्स सेज हैज थॉट्स मीन्स, अब वो 3 शहरों में से गुजरते हैं और कहा जाता है कि उन 3 शहरों में एक ऋषि मुनि ने वहाँ पे लोगों को ज्ञान दिया था, मतलब ज्ञान बांटा था। इस तरीके का एक वर्णन किया गया है कि रास्ते में उनके सामने क्या क्या आ रहा है, तो वो उन चीज़ों को नोट करते जा रहे हैं। देन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन corrupted up among them over small matters like how to cross a desert path. One of the pilgrims who is a master of stylish prose desert them। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरीके की वो चीज़ों को नोट करते जाते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि अब उनमें छोटे छोटे मामलों को लेकर मतभेद शुरू हो जाता है। जब जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो उनकी बनती नहीं है आपस में, ठीक है, आपस में नहीं बन, उनके ओपिनियंस मैच नहीं होते हैं, तो उनके ओपिनियन मैच नहीं होने के कारण उनमें क्या हो जाते हैं, टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। ओपिनियन मीन्स किस तरीके के ओपिनियन, मान लो जिस तरीके की बात उनके सामने आती है कि एक जैसे कोई रास्ते में वो जा रहे हैं और उनके सामने कोई रेगिस्तान आ गया, ठीक है, डेजर्ट आ गया, तो उसे किस प्रकार से पार किया जाए, इस बात पे उनकी बहस हो जाती है कि कोई बोलता है कि ऐसे पार करें, कोई बोलता है रुक के पार करें, कोई बोलता है कंटिन्यू पार करें। तो इस तरीके की जो उनकी बहस होती है उसके द्वारा उनके बीच में क्या आ जाता है, उनके बीच में ब्रेक आने लग जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं आपस में। उनके जो ग्रुप है, जो उनका ग्रुप बना हुआ है पूरा, वो क्या होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। और इतने में क्या होता है, वन ऑफ देम पिलग्रिम्स, उनमें से एक यात्री, हु इज मास्टर ऑफ स्टाइलिश प्रोज, जो कविता लिखने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो क्या करता है, उनको छोड़ देता है, ठीक है, उनके ग्रुप से अलग हो जाता है वो। वन ऑफ देम, ठीक है, सच डिस्कॉर्ड आर कॉमन बट द पिलग्रिम्स कैरी ऑन विथ देयर ओन ऑनवर्ड जर्नी। ठीक है, तो ऐसे झगड़े सामान्य होते हैं, परंतु तीर्थयात्री अपनी यात्रा आगे की ओर जारी रखते हैं। मतलब कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं, और चीज़ों के आने की वजह से उनमें मतभेद पैदा हो रहे हैं, और मतभेद पैदा होने की वजह से उनके ग्रुप आपस में टूटते जा रहे हैं। जब वो यात्रा के लिए निकले हैं तो शुरू में उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी आशाएं, उनका जोश जो काफ़ी अच्छा और ऊंचे स्तर पे है, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे हैं, जब नेक्स्ट दौर पे वो आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं, उनके ओपिनियंस मैच नहीं होती है। रास्ते में आने वाली चीज़ें वो नोट करते हैं, इस तरीके से वो जाते हैं, और एक यात्री उनमें से इस तरीके से अलग हो जाता है। अलग होना मीन्स ब्रेक होना, उनकी जो ग्रुप है वो टूटना शुरू हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया, ऑनवर्ड जर्नी। आगे हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिवाइड्स देम इनटू ऑपोजिट ग्रुप्स। अब उनके बीच में इस तरीके का मतांतर, मतभेद पैदा होने की वजह से उनके समूह जो है, उनके ग्रुप जो है, अलग अलग ग्रुप में बट गए, और वो एक दूसरे के विपरीत होना शुरू हो जाते हैं। वो उनके विचार नहीं मिलने की वजह से वो क्या होते हैं कि उनके ग्रुप बनने लग जाते हैं। ग्रुप बनने से वो आपस में अलग अलग ऑपोजिट ग्रुप के हो जाते हैं। दे लॉस्ट द वे,
वो अब अपना रास्ता भटक चुके हैं। जिस रास्ते के लिए वो निकले थे वो रास्ता अपना वो भटक चुके हैं, उस रास्ते से अलग किसी चीज में जा चुके हैं वो। दैट इज इग्नोर द पर्पज ऑफ अंडरटेकिंग द पिलग्रिमेज। इस वजह से अब उनमें क्या होता है, वो अपने उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जिस चीज के लिए वो अपने घर से निकले थे। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप जैसे लाइफ में कुछ चीज अचीव करना चाहते हो और आप एक प्लान बनाते हो। मान लो कि 2 या 3 फ्रेंड आपस में मिलके एक प्लान बनाती है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे और हमें इतने परसेंटेज एग्जाम में लेके आने हैं, ठीक है। शुरू में तो क्या होता है कि उन तीनों फ्रेंड की आपस की सोच मैच करती रहती है, ठीक है। फिर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई में तो फिर उनकी मैच जो सोच है वो मैच नहीं करती। मैच ना करने की वजह से कोई अपने तरीके से पढ़ता है, कोई अपने तरीके से पढ़ता है, कोई और अपने तरीके से पढ़ता है। तो अब वो तीनों अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब वो तीनों अलग होने की वजह से उनका जो मेन मोटो जो था, उनका जो मेन पर्पस जो था कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, उस चीज को तो वो भूल गए, ठीक है। उस चीज को भूल गए और उनके बीच में क्या हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो सेम ऐसा ही इस ग्रुप के साथ होता है कि जब ये टुकड़ों में बट जाते हैं तो ये किस वजह से घर से निकले थे और ये किस चीज की खोज में निकले थे, कहाँ ये जा रहे थे, क्यों ये जा रहे थे, इस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं और आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है इनका। इनमें से क्या था, ए सेक्शन ऑफ द पिलग्रिम्स वांट टू लिबर्टी टू क्वाइट। इनमें से अब एक ग्रुप जो है वो बोलता है कि हम तो हमारी यात्रा यहीं ख़त्म करेंगे, हमें आगे यात्रा करनी ही नहीं है, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो उनसे अलग हो जाना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि हमें वापस जाना है। द पोएट से, कवि कहता है, दैट ही प्रेयर टू गॉड टू गाइड एंड ब्लेज हिम। भगवान से, तब कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो और इनको सही गाइड करो कि ये अपने रास्ते पे चलें, अपने जिस स्थान पे ये जाना चाह रहे हैं उस स्थान की तरफ ये जाए। देयर लीडर डिक्लेयर्स दैट ही हैज स्मेल्ट द सी। अब उनका जो लीडर है वो डिक्लेयर करता है, वो घोषणा करता है कि उसने समुद्र को सूंघा है। अर्थात their leader declared the sea, smelt the sea, that is, they have reached the point where there is no hope for future and they should beat a retreat। अब क्या कहने का मतलब है, समुद्र को सूंघना मीन्स क्या होता है कि समुद्र को आज तक किसी ने सूंघा है क्या, नहीं सूंघ सकते ना। तो उनके कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम कभी ज़िंदगी में पा ही नहीं सकते या फिर जिसका हमारा हमने कभी जानते ही नहीं है, तो उनमें से एक जना बोलता है कि हम वो चीज़ हासिल कर चुके हैं। मतलब कि वो बहाने बनाते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था या जहाँ के लिए हम निकले थे हमारे घर से, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इवन देन दे कंटिन्यू देयर जर्नी। इसके बावजूद भी वो अपनी जर्नी जो है क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इवन देन दे कंटिन्यू देयर जर्नी, इसके बावजूद भी वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। बट दे नोटिस नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भूल चुके हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस वो जाए जा रहे हैं। दे थिंक देयर जर्नी टू बी होपलेस। वो जानते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी जो यात्रा है वो किस तरीके की हो चुकी है, होपलेस हो चुकी है, बिल्कुल आशा विहीन हो चुकी है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। सम ऑफ देन आर डिसअपॉइंटेड। उनमें से कुछ लोग हैं वो निराशाहीन हो चुके हैं, आशाहीन हो चुके हैं, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, उनकी आशा वो खो चुके हैं अब। अदर्स आर फिल्ड विथ ए सेंस ऑफ डिफीट। कुछ लोगों के अंदर डर भर गया है, कुछ लोग इस तरीके के हो चुके हैं कि उनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ए फ्यू ऑफ देम आर ब्रोकन। कुछ उनमें से ब्रोकन इन स्पिरिट, कुछ उनमें से ऐसे हो चुके हैं कि उनकी आत्मा टूट चुकी है, वो आगे नहीं जा सकते। एंड ए फ्यू अदर्स आर बेंड डाउन फिजिकली। और कुछ जो है वो शारीरिक रूप से टूट चुके हैं। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उनके मतभेद आपस में नहीं मिले और वो डिवाइड हो गए। डिवाइड होने की वजह से उनकी जो पावर थी, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ जो थी, वो टूट गई। वो टूटने की वजह से वो लोग आपस में अब बिखरने लग गए।
दे डू नॉट हैव एवरी द कॉमन नीड्स लाइक सोप। अब उनके पास एक जो डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं बची हैं, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि साबुन वगैरह ये सब जो होता है वो भी अब उनके पास नहीं रहा है, वो भी ख़त्म हो चुका है। आगे क्या है, दे डू नॉट केयर फॉर द थंडर्स और फॉर इट मीनिंग। अब उनको तूफान उफान जो आ रहे हैं वहाँ पे रास्ते में जो गतिरोध हो रहे हैं, अब उनको उनकी भी परवाह नहीं है, वो एकदम से सुन्ने हो गए हैं एक तरीके से। फाइनली आखिरकार, दे रीच द प्लेस बट फॉरगेट द पर्पज। इस तरीके से वो लड़खड़ाते पड़ते गिरते उठते हुए वो उस स्थान पे तो पहुंच जाते हैं जहाँ उनको पहुंचना था, लेकिन वो वहाँ पहुंचने का पर्पज भूल चुके। अब वो चीज़ भूल चुके कि वो वहाँ पे क्यों आए, किस लिए आए हैं। दे हार्डली न्यू वाई दे आर देयर। सिर्फ उनको कुछ भी नहीं पता, उनको मुश्किल से थोड़ा सा पता है कि वो वहाँ पे क्यों हैं। वाई दे आर देयर, वो वहाँ पे क्यों हैं। ऑल ऑफ देम हैव डार्कन्ड फेस, सभी के चेहरे काले पड़ चुके हैं। एंड दे फील देयर दैट देयर एडवेंचर्स पिलग्रिम्स वाज नॉट द ग्रेट नॉट रेयर। और उनको अब ये महसूस हो रहा है कि जिस काम के लिए वो निकले थे, जो एडवेंचर पे वो निकले थे, जिस जोश से वो निकले थे, वो अब कुछ भी नहीं बचा है। वो ना तो सक्सेस हुआ और ना ही वो सफल हुआ है। दे सफ़र फ्रॉम डिसमिल्यूशनमेंट। दे थिंक दैट देयर एफर्ट्स हैज बीन एन एक्सरसाइज इन फ्यूलिटी। अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया, जितना कुछ भी उन्होंने एफर्ट्स लगाए, सब बर्बाद हो गए, वो सब कुछ खराब हो गए। जो उन्होंने इतना मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब चीज़ें क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है वो सब चीज़ें। ठीक है, लास्ट में अब क्या होता है, एट द लास्ट लाइन ऑफ पोएम। पोएम की जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखती है वो पोएम, और सारा पोएम का सार उसी लाइन में है। होम इज वेयर वी हैव टू गेट अ ग्रेस। घर वो ही है, घर ही वो स्थान है जहाँ हमें हमारे ज़िंदगी की सारी चीज़ें, हम हमारे ज़िंदगी का अनुभव, हम हमारे ज़िंदगी का प्यार, हम हमारे ज़िंदगी का सब कुछ हमें प्राप्त होता है। इज ए वेरी सिग्निफिशियंट, ये एक बहुत ही प्यारी जगह होती है। कहने का मतलब है कि हम ऊंची कल्पनाओं के चक्कर में, ऊंची ख्वाहिशों और महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में हम ऐसे रास्ते पे निकल जाते हैं, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमारा घर ही सबसे अच्छा था, हमारे लिए सबसे बेटर चीज़ जो थी वो हमारा खुद का घर ही था। होम मीन्स द होम इन विच वी लिव। घर का मतलब घर होता है जहाँ हम रहते हैं। द सिटी वेयर लाइफ हैव टू बी लिव्ड, वो शहर जहाँ हमारी ज़िंदगी बीत रही होती है। दिस इज एजिकल्स मैसेज कन्वर्ड इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। इस तरीके से एजिकल ने ये मैसेज जो दिया है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया है, कि कहना ये चाहा है इस कविता के द्वारा उन्होंने कि जीवन की उथल पुथल में, जीवन की भाग दौड़ में, ऊंचे ख्वाहिशों के चक्कर में और बड़ी मतलब बड़े सपने पूरे करने के चक्कर में हम बड़ी बड़ी जगह पे जाने की सोचते हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन लास्ट में हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमारा घर ही सबसे बेटर था, हमारा घर में ही वो सारा प्यार था, हमारे घर में ही हमें सब कुछ मिल जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने घर को छोड़ के हम एक नई जगह पे जाने की सोचते हैं और जो रास्ते में जो चीज़ें हम फेस करते रहते हैं उनसे पता चलता है कि सबसे बेटर चीज़ जो है वो अपनी लाइफ की क्या है, वो आपका खुद का घर है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम का समरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी ये जो पोएम है, ये पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पोएम जो आपकी है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ लेना। समरी में आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आप इसके सारांश देख सकते हो और आराम से इसमें से लिख सकते हो। समरी में छोटा लिखना है आपको, इतना बड़ा नहीं लिखना है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन, आप एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश के साथ में हिंदी दिया हुआ है, ये हिंदी आप पढ़ लेना यहाँ पे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद में ये वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन है। जब आप पोएम पढ़ रहे हो तो इनके साथ साथ में आप स्टेंजा और रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन साथ साथ में पढ़ा करो। और इसके साथ में जो राइम जो दी हुई होती है, देखो ये राइम है, इस पोएम में राइम आपको निकालनी सिखाई हुई होगी, तो इस तरीके से आपको राइम भी
सेट करनी होती है। किस तरीके से करते हैं राइम सेट करना, मैं बता रही हूँ आपको। देखो जैसे क्या है, पिलग्रिमेज, मेज लास्ट का जो साउंड होता है वो पढ़ा जाता है। स्टेज, ठीक है, ऑल, कॉल, रेज, ऐसे। तो हम जो एक जो सेम साउंड होता है हम उसको क्या देते हैं, हम उसको ए, ठीक है, ऑल ले, बी, स्टेज, एज आ रहा है तो इसको ए, कॉल, ऑल ले बोलने में आ रहा है तो क्या हो रहा है बी, रेज, एज, ए, तो क्या हुआ ए बी, ए बी, ए, ये इसकी राइम हो गई। तो क्या है यहाँ पे ए बी ए, राइट, सही है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसकी राइम निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें दूसरे स्टेंजा की देखोगे तो आपको ए बी मिल गया, फिर सी डी करोगे आप, क्या है थॉट, थॉट, ऑट बोलने में आ रहा है तो सी, नोट्स, नोट्स, डी, बॉट सेम लग रहा है तो सी, गोट्स, नोट्स, गोट्स सेम लग रहा है, फिर थॉट, क्या है थॉट, नॉट, थॉट, बॉट, थॉट सेम है तो सी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पोएम की पूरी राइम आपको निकालनी है। फिर ऐसे ही आपको करना है ई एफ ई एफ ई एफ ई, वही हो जाएगा जैसे अरोज, पोज, गोज, बैच, बैच, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपको करना है खुद को। जैसे वे, पे, लिबर्टी, सी, वी, यहाँ पे आपको ये वाई नहीं देखना है कि यहाँ आप ऐसा देखो कि वाई है, यहाँ पे भी वाई है, नहीं, साउंड क्या आ रहा है, लिबर्टी, वी, सी, ई का साउंड आ रहा है लास्ट में, ठीक है, ई आ रहा है, वे, ए का साउंड आ रहा है, ये नोट करनी है। वेंट, मेंट, बेंट, ठीक है, सेम है। होप, सोप, ठीक है, सेम है। तो इस तरीके से आपको राइम निकालनी है। इसमें देखो जैसे प्लेस, फेस, ग्रेस, ठीक है, देयर, रेयर, तो ये सेम है। तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से इसकी राइम निकालनी है आपको, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल में एक दो स्टेंजा बता दिए हैं और बाकी की पूरी पोएम की राइम आपको खुद को निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन और ये पोएम हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में पोएम के साथ साथ ही मैं आपको नोट्स बनाती जाऊंगी, आपको एक एक पोएम के साथ साथ आपको नोट्स दे दूंगी ताकि आपके एक साथ कम ना हो, क्योंकि एक साथ होता है तो फिर घोष पोच हो जाता है। ये पोएम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसी पोएम के मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ में, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है कि जो दो पोएम, एक पोएट की अगर दो पोएम है तो आपको पोएट का इंट्रोडक्शन एक ही बार करना है, ठीक है, बार बार नहीं करना है। और सेकेंड ईयर की गर्ल्स मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपके नोट्स नहीं आ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। आपके रिप्लाई नहीं आ रहे, आपका फीडबैक नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ कोर्स पूरा करा दूँ, सिर्फ यही ज़रूरी थोड़ी है, आप लोगों को भी जवाब देना चाहिए ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशंस।